हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर, जो होगा हमारा सेकंड लेक्चर, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, जिसमें हम जानेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर के हिसाब से व्हाट इज सॉइल और भूमि किसे कहते हैं, लैंड, इन सब के बारे में डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके ओवरव्यू में, फिर लैंड किसे कहते हैं, उसका जो भूमि का उपयोग है, लैंड का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है, और मिट्टी है, सॉइल, ये किसे कहते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो होता है, यानी लैंडस्लाइड, वो किन कारणों से होता है, ये सब हम गहराई से समझेंगे। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी का खनन होता है, एकदम जो परत होती है वो खत्म होती रहती है, उसे वो किन कारणों से होता है और उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद वाटर, जो हमारे अर्थ पर वाटर की उपस्थिति है उसके बारे में समझेंगे, और कौन कौन से कारण हैं जिससे वाटर का क्षरण हो रहा है, तो ये सब। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर तो ये एनसीईआरटी की बुक कौन सी है, 8th क्लास की चैप्टर 1 रहने वाला है। इसके बाद कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें पूरा समराइज फॉर्म में इसमें दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। पीपल स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे लीड डिफरेंट लाइफ्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बस बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है उसमें जो लोग हैं, मानव है, वो अलग अलग भागों में रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। चाहे कोई कैसे माउंटेन में, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई प्लेन में, मैदानी क्षेत्र में, और कोई कोई नदियों के किनारे। तो यही सब बताया गया कि जो पूरी अर्थ है उसमें जो मानव की स्थिति है वो अलग अलग जमीनों पर है, भूमि पर है। तो ये बताया गया। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीव्स इज द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल। तो ये बताया गया इसमें जो भूमि के भाग है अर्थ में अलग अलग जो पाए जाते हैं, उसमें जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं है, उसमें उनमें अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। चाहे वो किसके आधार पर हो, पानी के आधार पर हो, मिट्टी के आधार पर हो, या वहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, उनके आधार पर। तो आपको बताया जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर डेजर्ट जैसी ही वेजिटेशन मौजूद होगी, और जो माउंटेन एरिया है वहाँ ही माउंटेन जैसे पेड़ों का जो वो प्रेजेंस है वो होगा। आई होप समझ में आया। तो कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रीज इन द कमेंट सेक्शन। तो आप देखते हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। जो रिसोर्सेज पाई जाती है हमारे अर्थ पे, जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, इस डिफरेंस के जरिए ही ये क्या बनाते हैं, अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं हमारे अर्थ पे। जैसे नॉर्थ पोल में क्या है, पूरी बर्फ है, आइस है, और वहीं डेजर्ट में एकदम मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तो ये अपने आप में क्या, एक अलग ही वेजिटेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट होती है। तो ये देखेंगे हम आगे। और तो सबसे पहले देख लेते हैं, वो इंट्रोडक्शन था कि अर्थ जो भूमि है, लैंड है हमारे पृथ्वी पर, वो किन किन भागों में वो पाई जाती है, उनमें डिफरेंस कैसे पाया जाता है, वो बस ऊपरी इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब इसको और गहराई से समझेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है लैंड, भूमि। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जो भूमि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सी इम्पोर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों
क्योंकि जो हमारा हैबिटेट है, निवास है, हमारा हैबिटेशन है, वो कहाँ पर है? ज़मीन पर है, लैंड पर है। और जो फसल उगाते हैं हम, कल्टीवेशन करते हैं, और जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब किस पे होती है? ज़मीन पे होती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं, इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी है हमारी, उसका सिर्फ कितना? 30% ही हमारा जो भूमि है, लैंड है, वो कवर करती है। बाकी पे क्या है? 70% पे पानी है, या फिर वो आइस फॉर्म में है, बर्फ के रूप में है। तो ये देखेंगे अभी हम। तो 30% पे क्या है? हमारा लैंड कवर करता है। दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ। तो ये बताएगा, ये 30% तो सिर्फ भूमि है, लेकिन इस पे भी क्या है? ये हैबिटेबल नहीं है, मतलब ये रहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कोई ऐसे क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी या कोई मरुस्थल वाला, तो ये है तो भूमि का पार्ट, लेकिन ये क्या है? इसमें हम रह नहीं सकते, हमारा जीवन निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बताया गया यहाँ पे, ये सारे पार्ट है वो 30% के, वो हैबिटेबल नहीं है। कुछ ही हैं जिसमें रहने योग्य है। The uneveness distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristic of the land and climate. तो आपको भी पता है कि जो सेकंड सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जो अंतर पाया जाता है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किन कारणों से होता है? वो क्लाइमेट पे। आपको पता है, जहाँ क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ ज़्यादा जनसंख्या लोग रहना चाहेंगे, अधिक लोग वहाँ पे अपना घर ये सब बसाना चाहेंगे, ना कि कोई गर्म पे ज़्यादा ठंडी जगह पे। जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो यही बताया गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। तो उसमें इतने था। और लैंड और क्लाइमेट, जो भी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? पहली है ज़मीन पे, और दूसरी वहाँ की जलवायु पे, कि वहाँ पे मौसम कैसा है। लैंड, जहाँ पर प्लेन है, मैदानी इलाके, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सड़क की सुविधा या कोई भी बिल्डिंग बनाना हो तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है उसकी तुलना में, पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। या फिर मरुस्थल, या फिर और भी जो बर्फ़ वाली जगह है उनकी तुलना में, जो पहाड़ी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ भी बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, वो ईजिली हो जाता है। क्योंकि जो प्लेन मैदान होते हैं, यहाँ पे कोई भी इमारत का निर्माण करना एक पहाड़ी क्षेत्र से ईजी होता है। तो आई होप समझ में आया हो। पहला तो ये हो गया, पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की भूमि पर। सेकंड, क्लाइमेट पे, वहाँ पे मौसम कैसा है। ज़्यादा गर्म मौसम है तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, और या फिर ज़्यादा ठंडा मौसम है वहाँ भी सेम स्थिति, वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहाँ क्या है, एक सदाबहार मौसम है, या फिर ज़्यादा गर्मी नहीं है, या फिर ज़्यादा उतनी ठंडक का मौसम नहीं होता, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में देखे जा सकते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे। द रस्ट टोपोग्राफी स्लैब्स एंड द माउंटेन्स। तो यहीं पर वही एग्जांपल दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में उतना जनसंख्या नहीं देखी जाती जितनी मैदानी क्षेत्र में या फिर नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि नदियों के आसपास वाले क्षेत्र जो ज़मीन होगी वो बहुत ही, किसके हिसाब से? वो फसलों के हिसाब से बहुत ही उपजाऊ होगी, जिसके कारण वहाँ पे जो जनसंख्या है आकर्षित होंगी, और जो पीने योग्य पानी है वो भी आराम से उन्हें मुहैया हो जाएगा। तो ये बताया गया यहाँ पे। हम भूमि का उपयोग
किन रूपों में करते हैं ये देखते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, जो ज़मीन है उनका डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये हम अपने आप से भी सोच विचार करके बता सकते हैं। पहला है खेती, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए। दूसरा है फॉरेस्ट्री, वहाँ पे जंगल का निर्माण करने के लिए, या फिर माइनिंग, खनन, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये सब यूज़ किए गए। आप इसको अपने रूप में भी बता सकते हैं, क्योंकि जो भूमि है हम आसपास देख सकते हैं कि उसका उपयोग किन कारणों में या फिर किन रूपों में किया जाता है। तो अपने आप से भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या है, खेती के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउस, हम वहाँ पर घर बनाते हैं, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री, उद्योग लगाते हैं ताकि व्यापार या फिर रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये बताया गया है, इन्हीं कारणों से भूमि का उपयोग होता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। किसी भी एरिया का फिजिकल जो फैक्टर होता है, मतलब भौतिकी होती है कि वहाँ प्लेन है या माउंटेन है, उसे क्या कहते हैं, उस एरिया की टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे सॉइल, वहाँ की मिट्टी अगर उपजाऊ है तभी वहाँ पर क्या होगा, खेती करने योग्य होंगे, मतलब खेती करने योग्य जमीन होगी, और जिसके कारण लोग क्या करेंगे, किसान होंगे, वहाँ पर अपने जो खेती है वो करेंगे, और आसपास के क्षेत्र क्या होंगे, पॉपुलेटेड होंगे, वहाँ पे जनसंख्या निवास करेगी। वहाँ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं या नहीं, ये सब। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइन द लैंड यूज एंड पैटर्न। अब ह्यूमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कहीं पर जंगल का पूरा एरिया है, अगर हम उसको सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पे क्या करेंगे, उस जंगल की सफाई करके इमारत खड़ी करेंगे, और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब उनका निर्माण कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने में। तो ये बताया गया यहाँ पर क्रॉपलैंड कितने हैं, ये सब एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड 6% क्रॉपलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया एंड फॉरेस्ट कितना है, 14%, अदर यूज़ कितने 24% करते हैं। और इंडिया में 57% पे क्या करी जाती है, खेती करी जाती है, और 4% पे पैस्चर लैंड, एंड 22% पे हमारा क्या है, जंगल है, और अदर यूज जैसे इंडस्ट्री, ये सब अदर यूज में आ जाता है। और देखते हैं, लैंड कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड के आधार पर भूमि का भी बंटवारा किया जा सकता है। प्राइवेट लैंड मतलब किसी की निजी जमीन को हम प्राइवेट कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने खरीद रखी हो। और कम्युनिटी मतलब जो सार्वजनिक हो, सब लोगों के लिए वो उपलब्ध हो, जैसे पार्क हो गए। ये क्या हो जाएगा, एक कम्युनिटी लैंड का एग्जाम्पल है पार्क। क्यों, क्योंकि समाज के सभी लोगों के लिए ये यहाँ पर एंट्री क्या होगी, अलाउ होगी। ऐसा नहीं कि किसी के जेंडर के आधार पे, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो कम्युनिटी लैंड में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जाता, और सभी लोगों को वहाँ पर क्या होती है, एंट्री अलाउ होती है। तो वही हमारा क्या होता है, कम्युनिटी लैंड। वही दूसरी ओर प्राइवेट लैंड में जैसे किसी व्यक्ति ने अपना खुद की ज़मीन खरीदी और वहाँ पर पार्क बना दिया, लेकिन वो ज़मीन किसकी है, उस व्यक्ति की है। तो वो आपको चाहे तो अलाउ भी कर सकता है और नहीं भी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम्युनिटी लैंड में किसी व्यक्ति को घुसने से मना किया गया तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी ज़मीन होती है, कम्युनिटी की, समुदाय की,
वो सरकार के अंडर में आती है और सरकार की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर सभी सिटीजन का, नागरिकों का हक होता है हमारे देश में रहने वाले। तो ये बताया गया यहाँ पे। जमीन को दो भागों में भी बांटा जा सकता है। पहला क्या है, प्राइवेट लैंड, और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। अब ये बताएगा प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अकेले के द्वारा वो ओन किया जाता है। ओन मीन्स उनका मालिक। वेयर इज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन यूज, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब। और दिस कम्युनिटी लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। कम्युनिटी एंड देयर डिमांड्स आर। तो ये बताया गया है कि जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी मांग है, वो उनका लालच है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ते रहता है। लेकिन जो जमीन है वो क्या है, एक सीमित है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें उसका उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अ कमर्शियल एरिया। तो ये जंगलों को काट कर क्या बनाया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्री बना दी जाती है, बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती है। जो जंगलों के काटने के कारण जो बैलेंस बिगड़ता है पर्यावरण में, ये भी देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो यही सब एग्जाम्पल है, ये अपने विचारों से भी ये सोच के बना सकते हैं कि जो ज़मीन का अगर हम क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, पेड़ों को काटेंगे अनचाहे, तो क्या हो, क्या क्या इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है लैंड डिग्रेडेशन। जो ज़मीन है वो, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और लैंडस्लाइड जैसे ये पहाड़ है, अगर हमने यहाँ से पेड़ काटा कोई, तो यहाँ से क्या होगा, ये ज़मीन, ये मिट्टी यहाँ से खिसक के यहाँ तो गड्ढा हो जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है बारिश के कारण या किसी के कारण यहाँ से खिसक खिसक के यहाँ पे आ जाएगी, जिसके कारण ये पहाड़ था जो पहले, वो उसके टूटने की स्थिति है। आपने देखा होगा कि ऊपर से बहुत सारे पहाड़ों का गिरना भी इसमें सम्मिलित है। तो इसी को क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड, जमीन का खिसकना, भूस्खलन। सॉइल इरोजन उसी में होता है। जब पेड़ों को काटने से जो वहाँ की मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाती है या फिर चली जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। और डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर ज़मीन पर पेड़ पौधे थे या फिर जंगल था, वहाँ को काट के क्या कर दिया गया, वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी बड़ी बड़ी। वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जो मिट्टी है वहाँ की मिट्टी ख़त्म हो जाएगी। और एक तो ये हो गया पॉइंट। और जैसे यहाँ पर डेजर्ट था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पेड़ पौधे थे लेकिन हमने इसकी उतनी केयर नहीं की। यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। तो धीरे धीरे जो डेजर्ट है वो अपना एरिया क्या करता है, फैलाता है। इधर से हवा चली, फिर इधर से अपने जो बालू ये सब है वो धीरे धीरे फैलाएगा और इस एरिया को भी क्या कर देगा, डेजर्ट में बदल देगा। जो एरिया डेजर्ट नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, फॉरेस्ट हो, नॉर्मल मैदानी इलाके हो, प्लेन हो, उसको उसका डेजर्ट में बदलना, नॉर्मल एरिया का डेजर्ट में बदलना, मरुस्थल में बदलना, उसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो ये बताया गया है कि लैंड का दुरुपयोग करने से पेड़ पौधे, जो जंगल है उनको काटने से, अनियमित, ये सब परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन करने से, इंडस्ट्री का पेड़ पौधों को काट के, ये सब, क्योंकि जो ज़मीन है हमारी वो है सीमित, और इसका अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चेंज इन द लैंड पैटर्न ओवर टाइम, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द एवर ग्रोइंग डिमांड। तो ये बताया गया है कि हमारे पृथ्वी पर क्या है, जो जनसंख्या है वो भी बढ़ रही है, और इसके कारण ही जो
जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ती जा रही है टू अ लार्ज स्केल। इसलिए जो पेड़ पौधों का डिस्ट्रक्शन भी है वो बहुत ही तीव्र गति से देखा जा रहा है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेस का क्या है, उत्खनन है। मतलब हम उसको खोते जा रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेस को। यहाँ पर कारण क्या बताया जा रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने को के कारण, पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम खोते जा रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मस्ट बी चेक्ड। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल। तो ये बताया गया कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल है उसको नदियों में ना फेंकना, जंगलों में ना फेंकना, ये सब हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन, जहाँ पर जंगल पहले हुआ करते थे उनको काट कर इंडस्ट्री बना देना, उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं, जंगलीकरण। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ द रॉक रेपिड ऑन अर्थ स्लोप। तो ये बताया गया है ये पूरा क्या है, डेफिनेशन है किसकी, लैंडस्लाइड की। आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। जैसे पहाड़ था, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ से छोटे छोटे कण भी बारिश के कारण खिसकते रहते हैं, और बड़े बड़े कण में, तो इन्हीं का टूट के बिखर जाना ही क्या होता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद द अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनो। जैसे बहुत साल पहले अर्थक्वेक के कारण या फिर अर्थ मूवमेंट के कारण चिपक गए थे, लेकिन फिर उनके ऊपर परतें जमती गई, फिर बारिश के कारण फिर से ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये बताया गया इन कारणों से ये हो जाता है। तो ये ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड जैसे, हिमाचल जैसे। देख लेते हैं सोइल, मिट्टी, जो जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है, जैसे ये है जमीन मान लेते हैं, जो सबसे ऊपर की परत होती है पतली सी, उसी को क्या कहते हैं, सोइल। और सोइल में क्या क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। ह्यूमस इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। जो हरा भरा सब्सटेंस होता है वो कवर करता है किसको, सोइल को। कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। ये तो हरा भरा, ये क्या है, ग्रास है, इसके नीचे जो पतली सी परत है इसी को क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा हूँ आप लोगों को भी। तो सोइल किसे कहते हैं, जो ग्रेनी सब्सटेंस है इसके नीचे वाले परत को सोइल कहते हैं। इसके नीचे ये क्या है, हमारी सोइल है। टॉप सॉइल विद ह्यूमस। तो सोइल के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ह्यूमस, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, ये सब। सब सोइल के नीचे वाले भाग है उसको, उसमें बालू होता है, सिल्ट होता है, एंड क्ले, मिट्टी, ये सब पाई जाती है। दिस क्लोजली लिंक टू अ लैंड एंड लैंडफॉर्म डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी होती है वो जमीन से जुड़ी होती है, और जो जमीन होती है वही हमारी कौन से टाइप की लैंड फॉर्म है, जमीन का भाग है, ये निर्धारित करती है, बताती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, ये हमारे वहाँ की क्या बताएगी, मिट्टी बताएगी। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड एंड लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सॉइल। वहाँ की लैंड फॉर्म डिटरमाइन करेगी वो किस प्रकार की सॉइल है। टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। तो सॉइल किस चीज़ की बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, जैसे खनिज। वेदर रॉक मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे ये एक मैदानी क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र मान लेते हैं, ये दूसरा क्षेत्र है। वेदर रॉक मतलब इस स्थान से हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, मिट्टियों का या फिर पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा मिट्टियों का क्या होता है, आवागमन या फिर माइग्रेशन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन, मिट्टियों का यहाँ से यहाँ आना, हवा के द्वारा या फिर किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, जिसे कह सकते हैं हम, उसी को कहते हैं वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। उसी से बनती है हमारी मिट्टी। आपको भी पता है खादर,
और दूसरी प्रकार की मिट्टी होती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अच्छे द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेक द सॉइल फर्टाइल। तो इसी में ही जो नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो सबसे क्या उपजाऊ मानी जाती है, जैसे गंगा नदी के द्वारा। इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, सबसे उपजाऊ माने जाते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी के द्वारा ज़्यादातर मिट्टी लाई जाती है वहीं पे लाई जाती है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एज द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। पेरेंट रॉक देख लेते हैं। पेरेंट रॉक, पेरेंट मतलब जो सबसे शुरुआती रॉक है, जैसे ये चट्टान है, पहले ऐसा था, फिर बाद में थोड़ा इसमें बदलाव आया, फिर बाद में और छोटा हो गया। तो जो सबसे शुरुआती रॉक था ना, चट्टान थी, उसी को ही हम पेरेंट रॉक कहेंगे, ये न्यू वाली को नहीं कहेंगे। जो सबसे पुरानी रॉक है उसको क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक। आई होप समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो सबसे पुरानी रॉक है वो क्या क्या दर्शाती है, क्या डिटरमाइन करती है, उसमें केमिकल कौन से यूज हैं, उनका कलर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, ये सब। और क्लाइमेट, टेम्परेचर